हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं उस रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जिसे भारत में पहला लिखित कानून कहा जाता है। इस रेगुलेटिंग एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इसको भारत भेजा गया और यह भारत का पहला लिखित कानून क्यों है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे हम पहले जो पढ़ चुके हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद संधि को हम देखें, ये जो इलाहाबाद की संधि है, इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई। यानी 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई, जिसमें एक तरफ शाह आलम द्वितीय और जिसमें दूसरी तरफ थे जिनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। यानी ये दो व्यक्तियों के बीच में संधि हुई। इन दो व्यक्तियों के बीच में संधि हो रही है, लेकिन इस संधि के बारे में यह कहा जाता है कि इस संधि को लिखा किसने। यदि लिखा की बात आए कि किसने इसको लिखा, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था इत्तिसामुद्दीन तथा शाह आलम द्वितीय के राजनायिक। यानी ये जो संधि है, दोनों के बीच में जब आपस में वार्ता हो रही है किसी भी बात को लेकर के, तो ये जो संधि हो रही है, समझौता हो रहा है, इसे कागज पे कौन लिख रहा है? तो ये कागज पे लिख रहा है एक व्यक्ति जिसका नाम है इत्तिसामुद्दीन और शाह आलम द्वितीय का जो राजनायक है, ये दोनों इसको एक कागज पे लिख रहे हैं। ये जो इत्तिसामुद्दीन है, ये बंगाली मुस्लिम मुंशी है। यानी ये बंगाली मुस्लिम मुंशी, इसने अपने हाथ से लिखा, राजनायक ने लिखा। यदि हम इस संधि में लिखे गए लेख की बात करें कि ये जो संधि लिखी गई थी, तो ये भाषा क्या थी? तो ये संधि दो भाषाओं में लिखी गई, एक तो अंग्रेजी भाषा में और दूसरी फारसी भाषा में। यानी इलाहाबाद की जो संधि है 16 अगस्त को हो रही है। 16 अगस्त 1765 को ये संधि इत्तिसामुद्दीन तथा शाह आलम द्वितीय के राजनायक के द्वारा अपने हस्तलिखित लिखी गई थी। ये संधि अंग्रेजी भाषा में और यानी फारसी भाषा में लिखी गई। इसमें जो इलाहाबाद था, इलाहाबाद दौला को सुजाउद्दौला को, और ये जो कड़ा ये दे दिया गया शाह आलम द्वितीय को। यानी इस संधि में क्या हो रहा है कि इलाहाबाद की संधि में जो इलाहाबाद था वो सुजाउद्दौला को दे दिया गया और जो कड़ा था वो शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। इसके बाद में यदि हम अंग्रेजों की बात करें कि इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों को क्या दिया गया, तो इलाहाबाद की संधि में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार मिल गया। कर वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। यानी अंग्रेजों का मतलब है कंपनी। यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसके हाथों में चली गई? कंपनी यानी अंग्रेजों के हाथ में चली गई। इस संधि से ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो ये क्वेश्चन है कि ये संधि किस किस के मध्य हुई? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। इस संधि को अपने हाथ से किसने लिखा? इत्तिसामुद्दीन और राजनायक जो शाह आलम द्वितीय का है। ये संधि किस किस भाषा में लिखी गई है? तो अंग्रेजी में और फारसी में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस इलाहाबाद की संधि के बाद में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में
कर वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। और जब कर वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया तो बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया। द्वैध शासन उसको कहा जाता है जहां दो प्रकार के शासन चलते हैं, यानी एक तो कंपनी कर वसूलेगी और दूसरा वहां का राजा कर वसूलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो इलाहाबाद की संधि है इससे आप परिचित हो गए होंगे। अब इससे हम आगे बात करने वाले हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो क्यों लाया गया। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसको लाने का कारण ही यही है कि बंगाल में जब द्वैध शासन लागू हो गया तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चला गया। यानी जो ब्रिटिश कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी, उन्होंने पश्चिम बंगाल यानी बंगाल में लूट मचाई पूरी तरीके से। जब बंगाल में इन्होंने लूट मचाई, यहां से पैसा लूट लूट कर जब ये अपने ब्रिटेन में ले जा रहे थे तो वहां के लोगों को तो लग रहा था कि ये पैसा लूट करके ला रहे हैं और ये वहां बहुत पैसा कमा रहे होंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये लोग तो पैसे वाले होते जा रहे थे, लेकिन कंपनी घाटे में जा रही थी। कंपनी घाटे में जा रही थी इस बात की जानकारी तो जब लगी जब कंपनी ने ब्रिटेन सरकार से ऋण मांगा कंपनी के लिए। कंपनी सोच में पड़ गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कंपनी में जो भ्रष्टाचार यानी रेगुलेटिंग एक्ट लाने का कारण ही है, कंपनी में भ्रष्टाचार व्याप्त रूप से फैल चुका था। कंपनी को रेगुलेट करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लेके आया जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये कब आया? 1773 ईस्वी में। कब लाया गया ये? 1773 ईस्वी में। कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ये अधिनियम आया है। इसी अधिनियम के द्वारा जो हमारे भारत में एक तो यहां पर प्रेसिडेंसी थी जिसका नाम था बंबई प्रेसिडेंसी, एक यहां पर थी जिसका नाम था मद्रास प्रेसिडेंसी, और एक यहां पर थी जिसका नाम था बंगाल प्रेसिडेंसी। यानी अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने यहां पर भारत में 3 प्रेसिडेंसी बनाई, जिसमें एक बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। इस बंबई का अलग गवर्नर जनरल था, इस मद्रास का अलग गवर्नर था, और बंगाल का भी अलग गवर्नर था। यानी बंबई का अलग गवर्नर था, मद्रास का अलग गवर्नर था और आपका बंगाल का अलग गवर्नर था। लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार इन तीनों पर काबू पाने के लिए जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बना दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी इस अधिनियम के द्वारा बंबई प्रेसिडेंसी को और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। यानी रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार ये जो बंबई प्रेसिडेंसी है, बंबई प्रेसिडेंसी तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। यानी बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को किसके अधीन कर दिया? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। और जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। यदि पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था
तो आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ये प्रथम गवर्नर है। और यदि पूछे आपको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ये कौन है? गवर्नर जनरल। यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। यानी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बनाया गया। इसी 73 के इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। और ये बंबई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर थे, अब किसके अधीन रह करके काम करेंगे? बंगाल प्रेसिडेंसी के। बात इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है क्योंकि बंबई की जो प्रेसिडेंसी है, यहाँ के जो गवर्नर है, जहां बंबई की बात करें वहां मराठा भी है। यहाँ के लोग, बंबई प्रेसिडेंसी के लोग मराठाओं से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन बंगाल के लोगों से ये संधि कर रहे हैं। तो ये आपस में भी सामंजस्य नहीं बना पा रहे थे, इसलिए इन सभी को सामंजस्य बनाने के लिए भी ये एक अधिनियम लाया गया कि ये दोनों की दोनों प्रेसिडेंसी अब बंगाल प्रेसिडेंसी की बात मानेगी। क्योंकि पावर कहां दे दी गई? सारी की सारी बंगाल प्रेसिडेंसी में। बंगाल प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया, जिसके अधीन अब बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी रहेंगी। किसके साथ युद्ध करना है, किसके साथ संधि करनी है, किसके साथ युद्ध नहीं करना है, ये सब तय करेगी अब बंगाल प्रेसिडेंसी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब बंगाल प्रेसिडेंसी में वॉरेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया है, इसी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के लिए, जिसे हम काउंसिल कहते हैं, परिषद में 4 सदस्य साथ किए गए गवर्नर जनरल के। अब इसमें एक गवर्नर जनरल रहेगा और 4 ये परिषद के सदस्य रहेंगे। टोटल संख्या कितनी रहेगी? 5। पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में कितने सदस्य थे? आंसर है 4। कार्यकारिणी परिषद में गवर्नर जनरल के साथ कितने लोग हैं? 4 और ये गवर्नर जनरल कितने हो जाएंगे? 5। रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार इसको 4 सदस्य मिल गए सहायता के लिए। अब कानून यदि कोई बंगाल में बनाना है तो ये बनाएंगे। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार यहाँ पर 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय, जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई तो पूछता है कि स्थापना कहां पर की गई? आंसर है कलकत्ता। यानी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई। लेकिन क्वेश्चन यदि पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। लेकिन कब की गई? 1774 में, अगले दिन। जब 1774 में अगले साल जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जा रही है तो इसके पूछता है कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे। यदि हम बात करें इसके मुख्य न्यायाधीश की तो इनका नाम था सर एलिजा इम्पे। कौन थे मुख्य न्यायाधीश? सर एलिजा इम्पे। और एलिजा इम्पे के साथ साथ इसमें 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। यानी इस सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे है, इसमें 3 अन्य न्यायाधीश भी हैं। यदि हम 3 अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो एक है लॉर्ड
चैम्बर्स, एक है लॉर्ड हाइड और एक है लॉर्ड लीमेस्टर। एक कौन है? लॉर्ड लीमेस्टर। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार जब 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो रही है कलकत्ता में, तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना में जब उसके मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो कौन है? सर एलिजा इम्पे। इसके 3 अन्य न्यायाधीश भी, जिसमें लॉर्ड चैम्बर्स, लॉर्ड हाइड और लॉर्ड लीमेस्टर, ये लोग सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश हैं टोटल। अब बात ये आती है जब इसकी स्थापना हो रही है बंगाल के कलकत्ता में, तो दिक्कतें यहाँ ये थी कि ये जो गवर्नर जनरल है और इसकी कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य और हैं, तो इसमें एक सदस्य है फ्रांसिस। उस फ्रांसिस सदस्य जो वॉरेन हेस्टिंग्स का घोर विरोधी है। अगर आप खुद बताइए कि जब खुद परिषद में ऐसे ही लोग होंगे तो खुद आपस में ही मतभेद रहेगा, तो ये लोग कैसे सोच सकते हैं कि हम कौन सा काम अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल और जो सर्वोच्च न्यायालय, इनके कार्यों को डिफाइन नहीं किया गया, इसमें भी मतभेद था। क्योंकि जब ये कानून बनाते थे तो सर्वोच्च न्यायालय उसमें रोक लगाता था, और जब सर्वोच्च न्यायालय भी कुछ करता था तो इसमें ये लोग रोक लगाते थे। तो आपस में ये मतभेद रहा, और आपस में मतभेद रहने के कारण ही इसके संशोधन करने के लिए, इसमें संशोधन करने के लिए, यानी इसमें सुधार करने के लिए एक नया अधिनियम लाया जाएगा, जिसे हम कहेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का। यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट जब लाया जाएगा, लेकिन इससे हम पहले बता दें कि इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कंपनी को 20 वर्ष का आगे का व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 20 वर्ष आगे का अधिकार प्राप्त हुआ इस कंपनी को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार की यदि हम बात करें तो जिस समय ये आ रहा है उस समय ब्रिटेन के पीएम लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। यानी जब रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर लॉर्ड नॉर्थ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये रेगुलेटिंग एक्ट किस समिति की सिफारिश पर आया था? तो यदि हम समिति की बात करें तो समिति है गुप्त समिति। कौन सी समिति है? गुप्त समिति। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो आ रहा है वो 1773 वाला, वो गोपनीय समिति की सिफारिश पर आया है। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ हैं। क्वेश्चन बनता है तो ये पूछता है कि ये जो बंगाल है इसका प्रथम गवर्नर कौन था? आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन पूछता है, यदि पूछेगा आपसे कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, बंगाल की बात हो रही है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? तो आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें कंपनी के जो कर्मचारी भ्रष्टाचार फैला रहे थे, उसमें ये इनसे पूछा गया तो इन्होंने सीधा यही बताया कि हमें तो वहां पर उपहार मिलते हैं, लेकिन सीधा सा क्लियर मना कर दिया इस अधिनियम के द्वारा कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी वहां भारतीय किसी व्यक्ति से उपहार नहीं लेगा, या कोई भी उपहार नहीं लेगा, कोई भी रिश्वत नहीं लेगा।
पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। दूसरी बात, इसी अधिनियम के द्वारा यह कर दी गई कि न कोई उपहार लेगा न कुछ लेगा, और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है सीओडी। ये जो सीओडी है, कोड ऑफ डायरेक्टर, कोड ऑफ डायरेक्टर के बारे में यदि हम बात करेंगे, जिसे कहते हैं निदेशक मंडल, निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की पावर और बढ़ गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कंपनी के कर्मचारियों पर रिश्वत लेने और उपहार लेने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ कमियां हैं उनको सुधारने के लिए एक अधिनियम लाया गया, जिसे कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ 1781, जिसे हिंदी में संशोधनात्मक कानून 1781 कहा जाता है। यानी इसे इंग्लिश में एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 या हिंदी में संशोधनात्मक कानून 1781 कहा जाता है। यदि इसके बारे में बात करें, ये किस लिए लाया गया है, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। यानी ये किसके लिए लाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट या संशोधनात्मक कानून, ये 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ कमियां थी। कमियां कैसे कि जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हो रही है और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल के आपस में कार्य थे वो एक दूसरे के सामने विपरीत दिशा में जा रहे थे, एक दूसरे के सामने गलत तरीके से हो रहे थे। तो इन कामों को डिफाइन नहीं किया गया था, क्योंकि यदि ये गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की परिषद जो भी कानून बनाती, सर्वोच्च न्यायालय उसमें आड़े आ जाता। तो कहीं ना कहीं ये आपस में मतभेद हो रहे थे, तो इन मतभेदों को सबसे पहले दूर किया गया। इसमें क्या कर दिया कि जो कंपनी है, कंपनी तथा कंपनी यहां पर गवर्नर जनरल देखते हैं, यानी गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय, यानी गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में जो विवाद था उसको निपटाया गया, उसका क्या किया गया, अलग किया गया। अब सर्वोच्च न्यायालय का जो काम होगा वो गवर्नर जनरल का नहीं होगा, और जो गवर्नर जनरल का काम होगा वो सर्वोच्च न्यायालय का नहीं होगा। सबसे पहले इसमें यह कर दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय अब कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं करेगा। यदि उस कंपनी के कर्मचारी ने वो काम उस अधिकारी की हैसियत से किया है तो कंपनी के कर्मचारियों पर सर्वोच्च न्यायालय कोई कार्यवाही नहीं करेगा। इसमें जब ये बात आई तो यहां से यही स्पष्ट होता है कि कंपनी के कर्मचारियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय है 1774 वाला जो खोला गया था, 1774 में जो खोला गया था, ये इसका जो अधिकार क्षेत्र था बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक था, लेकिन इससे कंपनी के कर्मचारियों को बाहर कर दिया। यानी कंपनी के कर्मचारियों को अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया, क्षेत्र से बाहर।
यानी दो बदलाव हमें याद है। एक साथ एक्ट ऑफ सेटलमेंट से ही 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है उसमें एक बार से ही संशोधन नहीं होगा, आगे आने वाला पिट्सी इंडिया एक्ट है वो भी इसमें सुधार करेगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। लेकिन हमें इसमें दो सुधार करने हैं। पहली बात, गवर्नर जनरल के कार्य को सर्वोच्च न्यायालय के कार्य से अलग कर दिया। दूसरी बात, अब सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कंपनी के कर्मचारी यानी कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो अधिकारी की हैसियत में यदि कोई कार्य करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेगा। ये 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में दिया गया। यदि हम इसके बाद की बात करें तो इसके बाद में एक एक्ट आया जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये कब लाया गया? 1784 में। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 में लाया जा रहा है। इसके पीछे की पृष्ठभूमि ये है कि ये जो पिट्स है इससे पता लग रहा है कि ब्रिटेन के पीएम है उस समय जिनका नाम है विलियम पिट, यानी विलियम पिट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम से ये एक्ट आया है। और इस एक्ट के अनुसार ये कहा गया है कि ये जो गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो 4 सदस्य थे अब इनको घटाकर कितना कर दिया गया? 3। मेरे प्यारे दोस्तों, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में जो 4 सदस्य थे उनको पिट्स इंडिया एक्ट में घटाकर कितने कर दिए? 3 कर दिए। और इसी में एक्ट में कहा गया कि आपस में झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम कंपनी से कहा गया कि कंपनी का भारत में व्यापार करने का उद्देश्य होना चाहिए, शासन करने का नहीं। यानी पिट्स इंडिया एक्ट में क्या कह दिया कि कंपनी का काम केवल व्यापार करना है, वहां का शासन चलाना नहीं है। कंपनी केवल व्यापार करेगी, तो जो कंपनी जो व्यापार करेगी उसके लिए हमने क्या देखा है? सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब निदेशक मंडल। अब निदेशक जो मंडल है, निदेशक मंडल अब क्या देखेगा? व्यापार। और जो अगर हम प्रशासन की बात करें, जो प्रशासन चलाना है, शासन चलाना है, उसके लिए स्थापना की गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। किसकी स्थापना हो गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, जिसे कहा जाता है नियंत्रक मंडल। और ये जो नियंत्रक मंडल है ये कहां पर बैठेगा? ब्रिटेन में। कहां पर बैठेगा ये? ब्रिटेन में। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य होंगे? 6। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ये जो 6 सदस्य होंगे ये कमिश्नर थे। ब्रिटेन में जो हमारे भारत में कमिश्नर होते हैं उस लेवल के 6 अधिकारी इस बीओसी में बैठेंगे। अब प्रशासन का काम बीओसी करेगा और व्यापार का काम सीओडी करेगा। व्यापार कंपनी करेगी और शासन बीओसी चलाएगा। इस तरीके से कंपनी के नियंत्रण को धीमे धीमे भारत में कम किया जा रहा है। यानी जो भारत में कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से आई है उसने धीमे धीमे शासन चलाने की सोची, लेकिन शासन से भी अलग कर दिया ब्रिटिश ने और कह दिया आप केवल व्यापार करिए। देखो धीमे धीमे ब्रिटिश यानी जो सरकार है वो कंपनी पे कैसे कैसे नियंत्रण करेगी, हम यहीं से बता रहे हैं आपको कि यदि हम बात करेंगे कि यहाँ पर 1784 में यहाँ क्या कर दिया है, कंपनी से कह दिया कि आपका काम केवल व्यापार करना है, आप शासन को मत देखिए। इसके बाद में जब हम पढ़ेंगे 1813 का एक्ट, उसमें यह कर दिया जाएगा कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया जाएगा
उसके बाद में जब हम आगे पढ़ेंगे 1833 का, उसमें कंपनी के अधिकार को, एकाधिकार को पूर्ण तरह से प्रतिबंध कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पर तो कंपनी से व्यापार की बोली जा रही है, यहाँ कंपनी का एकाधिकार समाप्त होगा केवल चाय और चीन को छोड़ करके। और 1833 के अधिनियम में यहाँ पर कंपनी का पूरी तरह से एकाधिकार समाप्त किया जाएगा। और 1858 का जब अधिनियम पढ़ेंगे तो यहाँ पर कंपनी को समाप्त करने की घोषणा की जाएगी। तो कंपनी को कैसे हटाया जाएगा, कैसे भारत में ब्रिटिश सत्ता आएगी, यहाँ से शुरुआत धीमे धीमे चल रही है। भारत को एक साथ गुलाम नहीं बनाया गया, धीमे धीमे कंपनी को व्यापार करने भेजा। कंपनी व्यापार कर रही, शासन चला रही, लेकिन धीमे धीमे शासन से कंपनी को अलग कर दिया, कंपनी केवल व्यापार करेगी। इसी पिट्सी इंडिया एक्ट में कहा गया कि कंपनी, यार आप लोग कभी 5 रुपए भेजते हो, कभी 100 रुपए भेजते हो, कभी 200 रुपए भेजते हो, एक फिक्स कर लो कि आपको साल में इतना भेजना है या महीने में इतना भेजना है। आप वहां पर भूमि स्थायी कुछ प्रबंधन करिए। क्या बोला गया? भूमि स्थायी कुछ प्रबंधन करिए। भूमि स्थायी प्रबंधन का मतलब यह है कि कुछ भूमि के बारे में कोई अधिनियम कानून लेके आइए आप वहां पर, जिससे हमारे ब्रिटेन में एक साल में या एक महीने में जो भी पैदा आए, जो भी पैसा आए, वो कम से कम फिक्स तो हो, अगले बार इतना पैसा आएगा। आप कहीं से कितना लाते हो, कहीं से कितना लाते हो, यहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो जब भूमि प्रबंधन की बात 1784 के पिट्सी इंडिया एक्ट में कही जा रही है, तो जो अगले वाला जो अधिनियम आएगा उसमें भूमि के बारे में ही बात आएगी सामने।